आज एनजीओ को जाने के अंतर्गत 13वें एपिसोड में एक इंटरएक्टिव सेशन रखा गया है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच उपस्थित हैं श्री इंजीनियर दीपक केसरी जी, जो NIT से हैं, और साथ में एक और इंजीनियर सत्यम सिंह जी हैं, जो कोसी और सीमांचल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंस्टीट्यूशंस बना के रखिए, युवाओं को ट्रेनिंग और इनके प्रोग्राम करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है द रोल ऑफ टेक्नोक्रेट्स इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंजीनियरिंग and rural development, rural management and poverty management programs, self-income generation programs and socio-economic programs। तो इसके तहत अभी ये लोग आए, दीपक जी बहुत सारे प्रश्न करते रहे हैं, उनके भी ढेर सारे प्रश्न हैं। इंजीनियर सत्यम सिंह हैं, इनके भी प्रश्न आया जाया करते हैं। तो एक इंटरएक्टिव सेशन रखा गया है, इसका आज आप लोग प्रश्न पूछे हैं, हम वेलकम करते हैं इंजीनियर दीपक केसरी के, इनके क्या प्रश्न हैं वो हमसे पूछें। मैं प्रश्न का जवाब देने का, संतुष्ट करने का इनका पूरा कोशिश करूँगा। तो सर, जैसे एज पर टुडेज सब्जेक्ट कि रूरल डेवलपमेंट में एक टेक्नोक्रेट्स का क्या यूज हो सकता है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर कि एक इंजीनियर, एक टेक्नोक्रेट रूरल डेवलपमेंट करने में क्या भूमिका निभा सकता है, कितने पॉइंट्स पे उसे काम करने चाहिए जिससे किसी गांव की, किसी विलेज की डेवलपमेंट ओवरऑल हो। उस पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा आगे जाना चाहेंगे। प्रश्न है और बहुत सुंदर प्रश्न है कि एक इंजीनियर, एक टेक्नोक्रेट एक गांव को कैसे रोल मॉडल विलेज बनावे, एक आदर्श गांव के रूप में स्वरूप प्रदान करे। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने सारे MP को कहा कि एक गांव गोद लो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कोई मॉडल हो नहीं सकता है किसी हर जगह के लिए, पूरे हिंदुस्तान की हर ज्योग्राफिकल लोकेशंस, इन्वायरमेंट, वहाँ के जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, लाइवलीहुड है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, इस सब पर डिपेंड करता है। यहाँ लोग कहते हैं नौकरी, रोजगार, इनकम की बात कीजिए ना, इनकम जनरेशन। हर घर को इंजीनियर IIT में, NIT में, या जितने रिसर्च ओरिएंटेड माइंडेड जितने हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, उन लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, हमारे सारे इंफॉर्मेशन इंजीनियर जितने हैं, सबने प्रतिभा, सबने कुछ न कुछ आविष्कार करके, इनोवेशन करके रखा, लैब में टेस्ट भी करके रखा है। ये हिंदुस्तान की तरक्की हुई है। घर घर में बिजली पहुंच रहा है, पहुंच गया है। क्यों ना हर घर में उत्पादकता दी जाए, वहाँ का जो प्रोडक्ट है, जो वहाँ का इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, उसी रिसोर्स को तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह की अलग आबो हवा है, मिट्टी की उत्पादक क्षमता अलग है। तो रूरल इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड जब तक आंदोलन के रूप में, क्रांति के रूप में जब तक नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। हर घर से उत्पादन करवाना पड़ेगा और हम लोग उसको मार्केटिंग करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। पैसा, इनकम आना चाहिए। नौकरी करना या दुकान चलाना, ये दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। People require money, and in virtual
ईरा में, डिजिटल ईरा में तो पैसा कहाँ से? तो घर ऑफिस खोलने की आवश्यकता क्या है? मोबाइल से, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई ऑफिस, आई एम सर्विंग यू एंड यू सेंड द मनी इन माई बैंक अकाउंट. Now office not required, your intelligence, your तो हर घर में कुछ मशीन देना पड़ेगा, कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कुछ प्रोडक्शन कराना पड़ेगा. सेमी फिनिश्ड ही हो, फिनिश्ड के लिए एक मार्केटिंग, हम लोग अलग से एक फिनिशिंग सेंटर रखेंगे, पैकेजिंग सेंटर, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट सेंटर. लेकिन गांव-गांव को एक एक घर घर में एक एक लोगों के हाथ में अगर काम दे दिया जाए, मशीन दे दिया जाए, उत्पादकता बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और हमारा देश बहुत जल्दी सारे देश को छोड़ते हुए एक नंबर पर पहुंच जाएगा. तो हमारे पास जितने संसाधन हैं, जितने रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस का जिस स्तर तक दोहन होना चाहिए, खास करके एग्रो एंड एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स, उतना दोहन हमने किया ही नहीं. हम अपनी कैपेसिटी, हमने जो हमारे प्रोडक्ट, हमने उतना एडिशन नहीं किया, वैल्यू एडिशन नहीं किया, हमने उतनी मार्केटिंग एक्सपोर्ट नहीं की, तो हमारे पास में डिफिसिट ट्रेजरी हमारी नहीं होती, सरप्लस ट्रेजरी होती. तो ये आंदोलन के रूप में युवा आंदोलन, ये आंदोलन करे युवा ना, आरक्षण का आंदोलन, ये सब आंदोलन क्या है? सरकार से नौकरी क्या मांगते हो? खास करके इंजीनियर लोगों को समझना पड़ेगा. आप तो रोजगार देने वाले हैं, आपको रोजगार देने के लिए बैठाया गया, कुछ सेवा भाव भी होनी चाहिए. आप टेक्नोक्रेट हैं, राष्ट्र के निर्माण में आपका अहम भूमिका है. इंजीनियर्स, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा उतना बड़ा, खास करके महानगरों, नगरों में तो है. गांव की ओर चलो, ये टेक्नोक्रेट्स गांव की ओर चलो. जो प्रोजेक्ट, खास करके जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, वैल्यू एडिशन प्रोग्राम्स, सारे हिंदुस्तान के जो रिसर्च ओरिएंटेड टेक्नोक्रेट्स come together. I appeal for the sake of total rural management. There are several resources at rural and far-flung areas, and the people living in those areas are in very low standard living. Although they have resources, but their living standard very low. This is the tragedy of India. One per person people hold 73% asset. The recent statistics come in a newspaper. The economics is badly ill. हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह के हुआ जहाँ 1% आदमी 73% संपत्ति रखे, हम लोग बीमार हैं और गरीबी और अमीरी की इतनी लंबी चौड़ी खाई होगी कि तो अशांति, उसी से अनरेस्ट होगा, उसी से उग्रवाद, नक्सलवाद, अशांति, और अशांति तो फिर विकास नहीं, अशांति तो विकास नहीं. हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि एक टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर की अहम भूमिका है गांव के उत्थान में, पुअरिटी को कम करने में. तो यदि एक टेक्नोक्रेट एक गांव को गोद लेता है, एक गांव से, अपने ही गांव से यदि वो अपना एक स्टार्टअप को लाता है वहाँ के एनालिसिस को करके, तो वो किस तरह से अपने स्टार्टअप का स्टेप्स ले और किस तरह से उस गांव का विकास करे, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे. हाँ, तो ये इंजीनियर सत्यम जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, उठाया कि एक टेक्नोक्रेट की गांव को रोल मॉडल बनाने में क्या भूमिका होगी, गांव को आदर्श ग्राम बनाने में
एक टेक्नोक्रेट की क्या भूमिका हो सकती है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो अनुसंधान और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट माइंडेड, इंटीग्रेटेड रिसर्च माइंडेड, इनोवेटिव टेक्नोक्रेट टेक्नोलॉजी ये लेके हमारे जो यूथ टेक्नोक्रेट लोग हैं हमारे गांव की ओर चलें। गांव में जो हमारे गांव के लोगों एक डिटेल सर्वेक्षण हो जाए, सर्वे, गांव के लोगों का टेस्ट समझ में आ जाए। गांव में जो अभी क्या आधारभूत संरचना है, गांव में क्या रिसोर्सेस हैं, क्या संसाधन हमारे पास गांव में उपलब्ध है, हम तो वहीं के रिसोर्स से वहीं सारे काम करवा लें, वहीं के रिसोर्स से मकान बनावें। हम ईंट और वो बालू और छड़ तो बिल्कुल यूज नहीं करें। गांव में सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह को प्रयोग करें। हमारे जो बंधु लोग, इंजीनियर लोग, जो टेक्नोक्रेट लोग लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आवे, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी लेके आवे गांव के लोगों के साथ। हर घर में, हर हाथ में एक मशीन दें जिससे कि कुछ कन्वर्सन कर सकें जो वहाँ के रिसोर्स हैं, खास करके एग्रो एंड एग्री वेस्ट। उस रिसोर्स को हम कैसे वहीं वैल्यू एडिशन करें, कम से कम सेमी फिनिश्ड कर लें, फाइनल फिनिश सेंटर्स हम लोग क्रिएट करें और फिर मार्केटिंग एक्सपोर्ट के काम को हम लोग देखें। तभी लोगों की आय बढ़ेगी। हर घर में बैठे बैठे हो जाएगा। किसी को ये शहरीकरण और ये जो दौड़ है इससे मुक्ति मिलेगी। एक समेकित सोच होगा, इसमें इंजीनियर्स की अहम भूमिका होगी। इसलिए पुनः मैं हिंदुस्तान से बाहर जो हमारे जीनियस लोग हैं, दूसरे देश में सेवा दे रहे हैं हमारे इंजीनियर लोग, आए और हिंदुस्तान में ये जो अमीरी गरीबी की खाई है, कुछ मुट्ठी भर लोग आवश्यकता से अधिक संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और एक भारी जनसंख्या संसाधन और इज्जत की जिंदगी जी नहीं पा रही है, गरीबी के तले कुपोषण से मर रही है। उसके लिए जो जीनियस हमारे रिसर्च ओरिएंटेड जो वैसे इंजीनियर्स जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, कुछ कुर्बानी की क्षमता रखते हैं, वो लोग आवे। जैसा आपने कहा कि एक इंजीनियर की क्या भूमिका हो सकती है, अगर हम कुछ इंजीनियर्स मिल करके किसी प्रोजेक्ट के ऊपर गांव में काम करते हैं तो हमें उससे गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट हो सकता है और हम पब्लिक के साथ कैसे चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, पब्लिक को कैसे डील कर सकते हैं, इसके ऊपर आपकी बहुत सुंदर। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने अपने एमपीज को कहा था कि अपने अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक गांव को आदर्श गांव के रूप में ले, तो कम से कम उसकी तैयारी आप लोग करें। आदर्श ग्राम बनाने के लिए हमको हर कंपोनेंट पर काम करना पड़ेगा। वहां से शुरू करना पड़ेगा। जो बच्चे गर्भ में हैं, महिलाएं, वहां से शुरू करना पड़ेगा। वहां बच्चे महिलाओं से शुरू करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन एंड हेल्थ केयर जो हमारे गर्भवती माताओं से, उन बच्चों से शुरू करनी पड़ेगी। इस एज ग्रुप के कौन कितने बच्चे हैं, कितने यूथ हैं, कौन क्या कर रहे हैं, इसके हर फैमिली का साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल वो सारी स्टडी होनी होगी। बिहेवियर स्टडी, कौन क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, इसी पर कुछ साइकोलॉजिकल स्टडी, कुछ सब कुछ करा नहीं सकते हैं। वहाँ का हमारा रिसोर्स क्या है, वहाँ के लोग क्या खा रहे हैं, वहाँ के लोगों का इनकम क्या है, वहाँ बैंकिंग है कि नहीं है, वहाँ हाट बाजार है कि नहीं है, वहाँ के लोगों को कौन चीज अपने उत्पादन करके खाते हैं और कौन चीज खरीद के खाते हैं।
उन लोगों की आय बढ़ाने के लिए वहीं का जो रिसोर्स है उसी से वहाँ के लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बनावे, वहीं के रिसोर्स से अच्छा मकान बनावे। लॉरी बेकर ने चेन्नई मद्रास में एक सिटी अपना गांव बना के रखा। लॉरी बेकर साहब सिविल इंजीनियर, इंटरनेशनल सिविल इंजीनियर अभी, और लॉरी बेकर विलेज में बिजली का तार नहीं गया, वही बात रिन्यूएबल एनर्जी भी आपको करना पड़ेगा। मेरा कहना है कि हर कंपोनेंट पर काम, एजुकेशन हम लोग करेंगे, प्लान कर लेंगे, हमारा बैंक भी रहेगा, हमारा पोस्ट ऑफिस भी रहेगा, हमारा एजुकेशन सेंटर भी रहेगा। कम से कम 1 से 10 तक तो पढ़ेंगे। हर घर में इनोवेशन यूज करेंगे। हर घर में मोबाइल पर पढ़ाएंगे, मोबाइल पर इंफॉर्मेशन देंगे, मोबाइल बैंकिंग कराएंगे, ये डिजिटल प्रमोशन करेंगे, पेपरलेस कैशलेस बनाएंगे गांव को। ये तो सारा इंजीनियर साहब आप लोगों का रोल है। और हम माननीय एमपी लोगों से निवेदन करेंगे, प्रधानमंत्री से निवेदन अपील करेंगे कि ये जो हमारे इंजीनियर्स लोग हैं अपने सम्मानित एमपी सांसद लोगों को निर्देश दें कि हमारे ये इंजीनियर दीपक केसरी जी और ये इंजीनियर सत्यम सिंह जी और भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिन लोगों ने अपनी इंस्टीट्यूशन बना रखी है और एक दिल भावना से ये लोग काम कर रहे हैं। कोई दायित्व नहीं है, कोई कुमारे हैं, कोई ऐसा नहीं है। देश के लिए कुर्बानी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि देश के लिए कुर्बानी बॉर्डर पर ही दिया जा सकता है। गांव में विकास कैसे हो, सबका घर में इनकम, सबके घर में आय कैसे हो, नौकरी नहीं आय, घर बैठे बैठे आय। आप लोग खाना बनाने के समय में जो कॉमन टाइम है वो कर लीजिए साथ, और बाकी टाइम में जो हमारी आबादी, खास करके आधी आबादी महिलाएं गांव में बैठी रहती है, हमारा नौजवान भी बैठा हुआ है, हमको वो नहीं करना। आलोचना वाली बात नहीं, हम अपने देखें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग गांव के चलो, इंजीनियर लोग गांव के चलो, और वैसे इंजीनियर लोग जो हमारे संस्थान खोल करके बैठ गए हैं, वो लोग अपने अपने एमपीज को चिट्ठी लिखे एक हाउ टू मेक ए विलेज रोल मॉडल विलेज इन ऑल रिगार्ड्स, कि वहाँ रोड भी हो, वहाँ स्कूलिंग भी हो, वहाँ बैंकिंग भी हो, वहाँ मार्केटिंग भी हो। इन सारी बात जो गांव के लिए, जो एक आबादी के लिए, एक हैबिटेट के लिए आवश्यक है आज के युग में, उस तरह का गांव बनावे। इसमें आप लोगों की भूमिका होगी। आप लोग चाहेंगे तभी आदर्श गांव भी, कहाँ तक कुछ हुआ है, योजनाएं बनती है, बहुत उत्साहित, उद्घाटन होने में जितना खर्चा हो जाता है, इन लोगों को कोई एजेंसी ऐसी नहीं जो काम कर दे। आप लोग लिखें, अपने एमपी को लिखें, अपने संस्थान की, कि मेरे पास में एक प्रोजेक्ट है, अभी देने की आवश्यकता नहीं है, कि हाउ टू मेक ए विलेज, आइडियल विलेज ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, डिजिटलाइज विलेज, ये सब लिख करके दीजिए। अगर रिसोर्स, अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो फिर हम लोग सोचेंगे क्या करना है। सर, जैसा कि आपने बताया कि गांव में स्टार्टअप ले, एग्री बेस बिजनेस करे, तो यदि एक यूथ गांव में एग्री बेस, वहाँ के एनालिसिस करके वहाँ किसी फूड प्रोडक्ट पे काम करना चाहता है, तो उसे किन किन लीगल प्रोसेस से गुजरना चाहिए, इसके बारे में हमें बताएं। बहुत सुंदर क्वेश्चन। अभी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार ने जो अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई है, उसके अंतर्गत एक नया सेक्टर उभर के आ रहा है सामने, FPO, एक ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बना के काम करने के लिए भारत सरकार बोल रहे हैं कि नाबार्ड के साथ काम कीजिए। दैट इज FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन।
अतः प्रोड्यूसर कंपनी खोलने की बात है। अगर इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रो की बिजनेस कीजिएगा, कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा डायरेक्ट, तो आपको सलाह दिया जाता है कि आप प्रोड्यूसर कंपनी बनाइए, और कंपनी बनाने के बाद बात को समझना चाहिए कि हमारा क्या फ्लो चार्ट होने वाला है। हम संगठन बना रहे हैं, हम निबंधन करने से पहले हम लोगों को बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, इकोनॉमिकल स्टडी, कॉम्पिटिटर स्टडी, फिर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल बेस, कॉम्पिटेंस, उसके हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप काम करते हैं। डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, देयरआफ्टर कम इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप लाभ करने के वाला काम कर रहे हैं कि नो लाभ वाला काम कर रहे हैं। लाभ वाला काम बिजनेस, व्यापार, इंडस्ट्री, मतलब ये प्रोप्राइटरी फॉर्म और पार्टनरशिप और LLP और प्राइवेट लिमिटेड, म्यूचुअल एंड सो मेनी कंपनी एंड द प्रोड्यूसर कंपनी एंड द कोऑपरेटिव, ये लाभ अर्जित करने का संगठन है। हिंदुस्तान में जितना भी लाभ अर्जित करने वाला काम हो रहा है, यही नौ लाभ अर्जित करने वाला ऑब्जेक्टिव है। एजुकेशन में भले ही आप स्कूल चलाते हैं, फीस लेते हैं, एटीट्यूड थोड़ा सा लोगों का, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करना चाहिए। लेकिन वो कोई कॉस्ट शीट बनाता है क्या? दिल में दर्द है नहीं, सेवा सेवा है। स्कूल वाले कितना फीस लेते हैं, कॉस्ट कितना लगता है, कॉस्ट शीट क्या है, टीचर पर कितना पड़ता है, एक पर कितना पड़ता है, बस पर कितना पड़ता है, बिजली पर कितना पड़ता है, उसको बनाई नहीं पर स्टूडेंट के हिसाब से। अगर पर स्टूडेंट के हिसाब से महीना में 300 रुपया पढ़ लेता है तो लेते हैं 7,000 8,000। ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो आपको ट्रस्ट या सोसाइटी या नो प्रॉफिट कंपनी मानना पड़ेगा। बिकॉज सरकार की भावना देखिए, एजुकेशन इज चैरिटेबल सब्जेक्ट, हेल्थ इज चैरिटेबल सब्जेक्ट। अरे आप नर्सिंग होम खोल के पैसा ले रहे हैं, जितना इच्छा उतना ले रहे हैं, बट नो, जो आपका जो ऑब्जेक्टिविटी है, ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसकी आप जो है सो गला घोंट रहे हैं। आपको एक पेशेंट को इलाज करने में 120 रुपया खर्चा लगा कॉस्ट, आप 240 रुपये ले लीजिए, 300 रुपया ले लीजिए, अब 3,000-3,200 का बिल बना दे रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों में मतलब पैसे की इतनी भूख है, और पैसा लेकर सोना खरीद ले लेते हैं तो हिंदुस्तान के GDP पर फर्क पड़ जाता है, ट्रेजरी इम्बैलेंस हो जाता है, आर्थिक संतुलन, राजकोषीय संतुलन गड़बड़ा जाता है। और हिंदुस्तान के लोगों को भी थोड़ा अपना हैबिचुअली समझना चाहिए। क्या कर रहे हैं, सोना खरीद लेने से, और उधर जो गरीब झोपड़ी में रात में उसको नींद नहीं आती है, आग ही सहारा है। हम लोग को जो CSR फंड है, हम ये बात कहते हैं टेक्नोक्रेट, यू नॉट सपोज कि हम IITian, हम देखते हैं जहाँ लिखा हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट रन बाय IITian, बस सर बात है। अब इतना सरकार को पैसा खर्च किया, अपना पैसा किया, इतना सेक्रीफाइस किया, तपस्या किया, यू शुड एस्टैब्लिश इंडस्ट्री, ये वो इंस्टीट्यूशन, and create educate and create employment and income generation programs. Intensively required techno-aided socio-economic income generative programs conducted by
under the supervision of a good team. Team means have a research-oriented team and a good marketing people, good technocrat production team, good organization and administration team. Everything in transparent manner, paperless and cashless. And if everything is paperless and cashless, resultant is litigation free, development oriented, success of organization, either you the small organization or big organization. These are the ethics of business organization. These are हम लोग बैठ के बनाएंगे कि हाउ टू मेक ए प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हमारा कंपोनेंट क्या होगा? महिला बच्चा एक हुआ, यूथ हुआ, किसान होता, मजदूर होगा, गांव में यही सब होगा। हमको एक हाउस होल्ड पर काम करना है। हमको हर हाउस होल्ड में कितने कितने एज के लोग हैं, उन लोगों को क्या दे दिया जाए जो वो लोग कुछ करें, हाथ बैठा लेके बैठल नहीं रहे, खाली खाने के टाइम हाथ नहीं उठाए। क्या कि किसान खेती करता है कितना दिन? महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 10 महीना तो बैठा रहता है। तो बाकी दिनों में कि काम करे और उससे वैल्यू एडिशन हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, जीडीपी बढ़े और ये जो रोजगार और ये आरक्षण का मामला सब खत्म हो जाए। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे मैं अभी आईटीज और एनआईटीज में जा रहा हूँ, वहाँ से स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास अपनी पढ़ाई के अलावा भी कुछ टाइम बचता है। तो हम ऐसा उन्हें क्या दे सकते हैं, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कॉलेज में हो और पढ़ाई के साथ साथ कुछ नए फील्ड में वो रिसर्च भी कर पाएँ? किन किन पॉइंट्स पे हम उन्हें काम दे सकते हैं? इस तरह के पॉइंट्स पे आपका क्या वेरी गुड, राय है? वेरी नाइस, वेल, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। कि जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है तब वो जहाँ से है कम से कम उस एरिया जहाँ की जानकारी है, जो जिस गांव का है, जिस क्षेत्र का वो है, तो समझते हैं कि ये 18-20 वर्ष के लड़के जो इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं 18 से 16 में, तो उनको कुछ उतनी जानकारी हो जाएगी कि हमारे क्षेत्र में रिसोर्स क्या है, रिसोर्स के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जहाँ जाए वहाँ देखें कि यहाँ क्या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, या वहाँ जमीन, वहाँ रिसोर्स मीन्स लैंड है, वाटर है, सारा एक एक कंपोनेंट, नेचुरल कंपोनेंट एज वेल एज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखने की आवश्यकता है। वहाँ के जलवायु के हिसाब से क्या मैक्सिमम रेट का, मैक्सिमम वैल्यू का प्रोडक्ट वहाँ लगाया जाए। हम लोगों के जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है कि धान और गेहूं उपजा रहे हैं, इससे दूर निकलने की आवश्यकता है। जब तक ये काम हम लोग नहीं करेंगे तब तक किसान का आमदनी दोगुना नहीं होगा। और किसान जरूरत भर धान और गेहूं उपजाए और बाकी और उपजाए। वैल्यू बड़े बड़े जो दामी 400 प्रोडक्ट हैं, या तो उसमें बड़े मेडिटेशनल प्लांट वगैरह हैं, हाई वैल्यू जो 60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये किलो मिलता है, उसके खरीदार थोड़ी मार्केटिंग ऐड की आवश्यकता है। इस तरह की डायरेक्टरी उपलब्ध हो किसान को, जो अपना बायर को खोल दे। अब बायर को जितना बायर मिले उसी के हिसाब से कल्टीवेशन करें। वैल्यू एडेड कल्टीवेशन। और हमारे किसान की सबसे बड़ी, हमारा किसान गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में गुजरता है, गरीबी में मर जाता है, खेती में बेच लेता है, लाया उसको बेच, धान बेच लोगे तो 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये। अगर इस धान पर आधारित जितने भी आप तो दीजिए, धान से चावल बनेगा, चूड़ा बनेगा,
या और क्या फूड प्रोसेसिंग यूनिट, क्या प्रोजेक्ट बनेगा। हमको ये रिसर्च करवाने की आवश्यकता है, खास करके ये फूड प्रोसेसिंग आइटम के लिए, कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये हैं, उस सब पर तो क्या फर्दर प्रोसेसिंग करें जो उसका वैल्यू एडिशन हो जाए। जो हमारा सेब 100 रुपये किलो है, उसको हम ऐसा क्या करें कि उसका डिमांड 500 रुपये 400 रुपये किलो हो जाए। जो चावल हम 10 रुपये किलो बेच रहे हैं, ये धान चावल बनाते हैं तो 18-20 रुपये बेच देते हैं, तो फिर फर्दर क्या प्रोसेसिंग करें, बड़ी बनावे कि कौड़ी बनावे कि चिचौड़ी बनावे, पापड़ बनावे, वो 40 रुपये किलो बिके। हमारे किसान जब तक ये नहीं करेंगे, खास करके जो 500 करोड़ पड़ी से वो अभी चिट्ठी लिख दीजिए अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यस, पोटैटो और टमाटो एंड ओनियंस जो पेरिसेबल आइटम्स है, जो सड़ जाता है, तो हमको दीजिए, हम प्लांट लगाते हैं। नहीं सड़ने देंगे, कहाँ कहाँ सड़ रहा है, सर्वे उठाते हैं, भले ही किसान लोगों को विभाग देंगे। बहुत तरह की बातें हैं। बजट एक सोच है, बजट एक अनुमान होता है, लेकिन धरती पर लाना, उसको लाभान्वितों के बीच में लाना, उनको, उसको जो प्रभावित लोग हैं उनको लाभान्वित करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। स्टैटिस्टिक्स तैयार करना, सांख्यिकी बैठ के तैयार करना और उससे लोगों को लाभान्वित कर देना, ये बहुत बड़ा मिशन है। इसलिए इन सब सोच के साथ टेक्नोक्रेट को रूरल इंजीनियरिंग के लिए, घर घर में उद्योग स्थापना के लिए, घर गांव में एक सेंटर बनावे। मेरा कहना है एक मॉडल्स बनाए, वो लोग बड़ा शेड देकर बना दें 2 फ्लोर, उसी में हमारा स्कूल रहेगा, बच्चों के लिए सेशन में, उसी में किसानों के लिए फिर हम लोग का क्लास होगा, फिर हम अनएम्प्लॉयड यूथ का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स होगा, फिर उसी में मेरा बैंक रहेगा। हम लोग एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दें ऐसे, और गांव के नीड के हिसाब से जितना चाहिए सब वहाँ रहे। गांव के लोगों के जो डेली नीड की आवश्यकता है, गांव के लोगों के वेलफेयर के लिए क्या चीज चाहिए, गांव के लोगों के स्मूथ रिच के लिए क्या चाहिए, गांव के लोग भी हवाई जहाज पर चले, ये आय कैसे क्रिएट हो। जब तक ये नहीं होगा, इसमें टेक्नोक्रेट्स की, इंजीनियर्स की, रिसर्च ओरिएंटेड इंजीनियर्स की, गरीबों से प्रेम करने वाले इंजीनियर्स की आवश्यकता है। और हम हिंदुस्तान के सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके इंजीनियर्स से अपील करते हैं तो हमारे पास आए, हम लोग गांव की ओर चलें और ये समेकित विकास, ऐसा विकास नहीं जिससे कुछ मुट्ठी भर लोग खुश हैं, ऐसा विकास कि सब लोग खुश हो और सब लोगों को आय होगा, सब लोगों को इनकम होगा, तो कोई चोरी व्यापारी नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, अपराध पर नियंत्रण होगा और शांति होगी। तो ये सब काम करने के लिए युवाओं को, खास करके ऐसे युवा जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं, साइंटिस्ट हैं, एडुकेशनिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, इन युवाओं को राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, ऐसा राष्ट्र जहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई विवश नहीं है, सबके साथ न्याय हो रहा है, सब अपना देश के संविधान की परिधि में रहकर सुख और चैन की बंसी बजा के रह रहा है। धन्यवाद।